नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का जो 27 अक्टूबर 2021 को पेपर का आयोजन कराया गया था। मैं उस पूरे पेपर की आंसर की लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो जो मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम की जो मूर्ति है वो बेसनगर से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? बेसनगर से प्राप्त हुई है। इसको थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा देख सके। यहाँ से देखिए कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो यक्ष नाम से जो अंकित मूर्ति है वो बेसनगर से प्राप्त हुई है, इसलिए आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो ये बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास, माधोदास नामक संतों का जो संबंध है वो दादू पंथ से था। किस पंथ से था? दादू पंथ से। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा सेठिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी। तो ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से है। ये कराईकुड़ी 1953 के अंतर्गत की गई थी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही सम्मिलित करके बताना है। यहाँ से आप देखेंगे पहले नंबर पर दे रखा है घाघरों का, पहले नंबर पर दे रखा है कि घाघरों का युद्ध दे रखा है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखेंगे कि घाघरों का युद्ध कब होता है। तो घाघरों का युद्ध है ये 1519 के अंदर होता है। सारंगपुर का युद्ध है वो 1544। ये अपन यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 के अंतर्गत सम्मिलित। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो निहित तरंग स्वयं प्रताप सिंह, ये युग्म है वो सही सम्मिलित नहीं है। और नागदमन, सयाजी झूला, रणमल चंद, श्रीधर व्यास हो जाएगा। भाषा भूषण है महाराजा जसवंत सिंह, ये तीनों सही है, जबकि पहला ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए ऑप्शन के अंतर्गत, किस ऑप्शन के अंतर्गत है? बी के अंतर्गत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर कोड दे रखे हैं और इसका सही उत्तर कौन सा दे रखा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यंत ग्रंथ की रचना की और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है और उनके दरबार में अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो कि संस्कृत की तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन है वो आपका सही दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कथन 1 और 2 दोनों क्या दे रखे हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यंत ग्रंथ की रचना की, ये सही है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, जबकि तीसरा गलत है, इसलिए कथन 1 और 2 सही है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है आप देखेंगे, अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है अलगोजा का संबंध रामनाथ चौधरी से है, जो कि अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम आयोजित हुआ था पटवारी का, इसके अंदर आया था अलगोजा है ये रामनाथ चौधरी हो जाएगा। और जो ए ऑप्शन अब आप यहाँ से देखें रामनाथ चौधरी सी 4 पर आ रहा है ना, सी में 4 किस ऑप्शन के अंतर्गत है? सी में 4 केवल 1 के अंतर्गत दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन है वो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप आंसर दे सकते हैं कि ए का 2 दे रखा है बपंग हो जाएगा जहूर खा, और बी का 3 दे रखा है, बी का 3 नड़ है करना भील, और सी का 4 दे रखा है अलगोजा रामनाथ चौधरी हो जाएगा। और खरदाल का
कौन हो जाएगा, सदीक खां हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो स्थापना है बेंगलोर के अंतर्गत है वो 1909 जमशेदजी टाटा के प्रयासों से हुई। कब हुई, 1909 के अंदर। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। आणो, राजस्थान के रीति रिवाजों के अंदर आणो की बात करें तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये आणो कहलाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो सूचियां दे रखी, इनको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन सी सूची इनको सम्मिलित कर रही है। तो यहाँ से अपन देखेंगे, पहला दे रखा है हावड़ा षड्यंत्र केस। तो हावड़ा षड्यंत्र केस है, ये हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, एक के अंदर है वो 3 हो जाएगा। और लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु हो जाएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत है मास्टर अमित चंद हो जाएगा। और जो दे रखा है अलीपुर षड्यंत्र केस कोष अरविंद घोष हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो टोटी आभूषण की बात करें, शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, टोटी है ये कान में पहना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर एक दे रखे हैं, इनको सम्मिलित करना है कि विरी, मुदंग, यव, इक्षु। और यहाँ पर दे रखा है गन्ना, चावल। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो विरी की बात करें, विरी है ये चावल होता है। तो पहले के अंदर दो नंबर ऑप्शन किस ऑप्शन के अंतर्गत है, ए के अंतर्गत है। तो इसका डायरेक्टली है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर सम्मिलित करना है कि बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है। तो बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को है, पर्युषण पर्व है भाद्रपद माह को, और गणगौर है वो कब मनाई जाती है, चैत्र माह को। मतलब यह है ABCD क्रमवाई आएंगे। तो ये किस ऑप्शन के अंतर्गत है, ये देखेंगे तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समाचार पत्र मच हरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। तो समाचार पत्र जो मच हरुल सरूर है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, भरतपुर से 1849। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म से बात करें, एक तो हो जाएगा अनेकांतवाद हो जाएगा और एक हो जाएगा शयादवाद। एक और चार किसके अंतर्गत हैं, एक और चार सी के अंतर्गत हैं। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो वो हो जाएगी रमा देवी। कौन हो जाएगी, रमा देवी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना है वो किस स्थान की है। तो ये घटना है गोहीपुर की हो जाएगी, गोहपुर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। और आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल चावल से परिचित थे, ये कथन गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मध्यभाग मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए अपना ए, सी और डी सही है। तो अपन देखेंगे ACD किस ऑप्शन के अंतर्गत है, ACD बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ काल का माना जाता है। तो बयाना दुर्ग है ये किस काल का माना जाता है, गुप्त काल का। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कौरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1897 में करी। उस मंदिर का क्या नाम दिया गया है। तो उस मंदिर का तीजा मांझी का मंदिर। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया।
तो यहाँ से किसके द्वारा स्थापित किया गया? वीर सेलिंगम के द्वारा स्थापित किया गया। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 22 नंबर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी अवस्थित है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है बीकानेर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सूची दे रखी थी, इसको सम्मिलित करना था। तो यहाँ से अपन देखेंगे, अगर आपको एक भी याद है, महावीर है वो सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंह से हो जाएंगे। तो आपको शांति, शांति किससे मिलती है? हिरण से। शांतिनाथ हिरण का संबंध है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख रहे हैं कि लास्ट के अंदर सी के अंतर्गत कौन सा? 2, और शांति डी के अंतर्गत 4। 2 और 4 कहाँ पर है? देखते हैं, लास्ट के अंदर देखना है। लास्ट के अंदर देखें, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन 2 और 4 का जोड़ा ये सेट हो रहा है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से हो जाएगा और आदिनाथ का संबंध है वो वृषभ से हो जाएगा। अगला दे रखा है कि रूमा देवी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था 2018 के अंदर, और वे जसरापुर खेतरी गांव में पली बढ़ी। बिल्कुल गलत है। उन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। ये भी सही है। कहने का तो गया पहला, तीसरा और चौथा कथन है वो सही है। मतलब इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है। तो वैदिक राजस्थान के अंदर है वो वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित कहाँ पर किया गया है? अजमेर के अंदर किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत कौन है? यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना में निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान जो आरएस अधिकारी होते हैं उनको डायरेक्ट आईएएस के अंदर प्रमोशन करने का जो राजस्थान के अंदर ये व्यवस्था की गई थी, ये सन 2013 से की गई और वर्तमान के अंदर भी ये चालू है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता है वो गलत दे रखी है। तो यहाँ पर मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले डिस्चार्ज से 10 दिन बाद नहीं है, ये 15 दिन है। यहाँ पर गलत है। की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का वेब पैकेज राशि में सम्मिलित हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे हैं। बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। ये भी सही है। कहने करते पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन पहला क्या है? रॉन्ग है। इसने पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो संविधान की पीठ ने असंवैधानिक किसको घोषित कर दिया गया था? यहाँ से देखो, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कि कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। बिल्कुल कथन है वो सही है। और कारण दे रखा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के क के नियंत्रणाधीन के अंदर नहीं है? तो ये हो जाएगा गृह विभाग।
ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो यहाँ से अपन देखेंगे 89 ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम कौन सा है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खेर हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36 नंबर कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? जस्टिस फारूक हसन हो जाएंगे। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों के अंदर है वो कौन है वो सम्मिलित नहीं है? तो किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा सही है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवा का विवरण और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रसारित करना अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान है वो नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है? कौन सा कथन सही नहीं? हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि ये वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उदारित्व को बढ़ाना, यह भी सही है। नागरिकों को सशक्त करना, यह भी सही है। समाज की बालिका एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित युग्म के अंदर बनाना है कि कौन से तत्व नीति निर्देशक के अंदर सम्मिलित हैं। सम्मिलित युग्म को पहचाना है। कृषि पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 रॉन्ग है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 रॉन्ग है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 रॉन्ग है। और अगला दे रखा है पुरुष और स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन हो, आर्टिकल 39, ये 4 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा कितने व्यक्ति अधिकतम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 8 सदस्य। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कथन दे रखा है कि कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसके अंतर्गत दे रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 के अंदर हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, इसलिए केवल 2 सही हैं, 2 सही बी ऑप्शन के अंतर्गत है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है। तो संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो इसको सम्मिलित किया गया था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो लोकसभा के सदस्य हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खास है, ये तीनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। लेकिन टीकमाराम पालीवाल है वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए आपका हो जाएगा ए, सी और डी। ये किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं? तो ए, सी और डी। यहाँ से अपन देखेंगे ए, सी और डी ये किसी ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है। दोबारा प्रश्न देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य है वो नहीं रहे? तो लोकसभा के सदस्य है वो टीकमाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रहे थे, बाकी वाले नहीं रहे थे। बाकी वाले है वो नहीं रहे थे। ए और बी और डी किसके अंतर्गत हैं? ए और बी और डी, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन
के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही दे रखा है। तो इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही दे रखा है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार पर कोई बाध्य अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकायुक्त के बारे में दे रखा है, तो लोकायुक्त के बारे में है वो कौन सा कथन सही दे रखा है, इसके बारे में आपको प्रश्न करें। वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसका क्षेत्राधिकार राज्य विधानसभा के सदस्य एवं उस लोक सेवकों तक फैला है, और वो भ्रष्टाचार कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, बिल्कुल सही है। और उसका कार्य ये भी गलत है, तो आप देखेंगे केवल सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके अंतर्गत देखेंगे केवल सी ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है, इसलिए ये बोनस के अंतर्गत चल जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा। 100 संविधान के आर्टिकल है वो 103 के अनुसार, किसके अनुसार, 103 के अनुसार कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं के संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा, तो किसकी राय लेगा, निर्वाचन आयोग की राय लेगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सम्मिलित करना है, मूल अधिकार है, कार्य संचालन, संघ शक्ति और प्रारूप समिति है, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर पहला दे रखा है मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और अगली दे रखी है, तो यहाँ से देखें मूल जो अधिकार है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1 का 4 किस ऑप्शन के अंतर्गत है, 1 का 4 इस पर है, तो ये दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम है वो राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विशाखा वो अन्य बनाम राजस्थान राज्य वो अन्य मुकदमा संबंधित किससे हैं, तो विशाखा वो अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा जो है वो किससे संबंधित है, ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। किससे हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है वो सर्वाधिक दे रखा है। तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक टोंक के अंदर है और ग्रामीण के अंदर पाली दे रखा है, लेकिन डूंगरपुर का भी तीसरा लगता है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 52 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे गोर नया सोरिया सूती वस्त्र है ये सम्मिलित नहीं है, याकोहामा जलपोत निर्माण सही है, अनसान लो इस्पात सही और डेप्टोट ऑटोमोबाइल सही है, लेकिन ये सोरिया सूती वस्त्र नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है, तो गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है ये किस जिले के अंदर स्थित है, नागौर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, नागौर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वो सही है वो सम्मिलित दे रखा है, तो यहाँ से देखेंगे कौन सा सही सम्मिलित है, मांडो की पाल फेल्सपार गलत है, तलवाड़ा शीशा जस्ता सीधे अब्रिक खेरवाड़ा एस्बेस्टस है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सी किसके अंतर्गत है, सी बी के अंतर्गत है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। निम्न में से थार के मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं, तो थार के मरुस्थल के भाग है वो गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावटी है, गगर मैदान है, लेकिन बनास का मैदान नहीं है। तो ए बी और डी किस ऑप्शन के अंतर्गत है, पहले के अंतर्गत है, तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो उप उष्ण पर्वतीय वन किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, सिरोही, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी है, इसको सम्मिलित करना है, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, और यहाँ पर इसकी कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी की बात करें सबसे पहले गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, सहायक तटपैन गंगा होनी चाहिए। यहाँ पर 57 के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, यहाँ से 1 के अंतर्गत 2, 3, 4 और 1 के रूप में दर्शाना है।
यहाँ से गोदावरी, गोदावरी है, गोदावरी का संबंध पैन गंगा से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? गोदावरी, गोदावरी है ये पैन गंगा से हो जाएगा। और नेक्स्ट जो नदी दे रखी है महानदी, महानदी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? शिवनाथ से हो जाएगा। इसी प्रकार से ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित दे रखा है कि इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही सम्मिलित दे रखा है? तो यहाँ से देखेंगे अब्रक तालेसर गलत है, मैग्नीज बोडेलिला बॉक्साइड लोहरदगा ये सही है, और लोहा कोटरमा गलत है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो उत्तर दक्षिण गलियारे पर कौन स्थित है? उत्तर दक्षिण गलियारा है ये आगरा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के हैं, वो किस किस जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से गुजरेगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो डोडा बेटा चोटी है ये नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताएं हैं ये किस नदी की दे रखी हैं कि इसका उद्गम है कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदानों के मध्य से गुजरती हैं। बेडस, कोठारी वो मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी है वो इनका विशेषता दे रखी है? ये विशेषता दे रखी ये किस नदी की विशेषता दे रखी है? तो इसके अंतर्गत देखेंगे ये बनास की दे रखी है। सी ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला दे रखा है पावागढ़ है, तातपानी, मोकदंड और काकरापार का संबंध बताना है। तो यहाँ से देखेंगे पावागढ़ का संबंध कहाँ से है? 63 के अंदर है वो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए पावागढ़, पावागढ़ का संबंध है वो चोर से हो जाएगा। और तातपानी, काकरापार, काकरापार का संबंध कहाँ से है? पावागढ़ का संबंध पोप से, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है वो किस जिले का दे रखा है? तो द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है वो किस जिले का दे रखा है? डूंगरपुर है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सम्मिलित करना है, एकांकुआ, मेसटा और सेरेनगेटी मैदान है, गिब्सन डेजर्ट दे रखा है, इसको सही सम्मिलित करना। और सामने महाद्वीप दे रखे हैं, पहले स्थलाकृति दे रखी है और उसके बाद में क्या दे रखे हैं? सामने महाद्वीप दे रखे हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा वो सम्मिलित हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले के अंदर है वो 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 4 नंबर ऑप्शन मतलब एकांकुआ है वो कहाँ से है? एकांकुआ का संबंध है वो दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा। और अगला देखें तो बी के अंदर है वो 3 नंबर आएगा मेसेंटा, मेसेंटा का संबंध है वो यूरोप से हो जाएगा। और इसी प्रकार है आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लालगढ़, त्रिपुरी सुंदरी, गागरोन का किला, नाकोड़ा। तो यहाँ से अपन गागरोन का किले की बात करें तो गागरोन का किला बीकानेर है, और नाकोड़ा की बात करें बाड़मेर। तो आप देखिए लास्ट के अंदर पहले 3 और उसके बाद में 2 किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं? तो यहाँ से अपन गौर करेंगे 3, 2 किस ऑप्शन के अंतर्गत है? पहला देखिए यहाँ पर लालगढ़ का किला दे रखा है 66, लालगढ़ का किला दे रखा है। लालगढ़ के किले का नंबर बीकानेर से आता है, पहले 1 नंबर पर बीकानेर और लास्ट नाकोड़ा, बाड़मेर। बाड़मेर 2 पर है, यानी 3 से शुरू हो रही है सीरीज, 2 पर खत्म हो रही है। कौन सी सीरीज? ये 3 से शुरू हो रही है, 2 पर खत्म हो रही है। ये 3 से हो रही है लेकिन खत्म 4 पर हो रही है, इसलिए तो नहीं उसकी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो सौर ऊर्जा नीति है ये 2019 के अंदर घोषित की गई। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन है वो सही सम्मिलित दे रखा है? किसके आधार पर बताना है? कोपेन के आधार पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे CWG भरतपुर सही है, बाड़मेर वाला गलत है, गंगानगर गलत है, AW डूंगरपुर सही है,
तो ए और डी है वो किस ऑप्शन के अंतर्गत है, डी ऑप्शन के अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपको झील दे रखी है और देश दे रखे हैं, देशों के नाम दे रखे हैं, इनमें से है वो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बल्कस बास कजाकिस्तान, टिटिका का बोलिविया पेरू हो जाएगा, ईरू यूएसए कनाडा, बेकाल यूक्रेन हो जाएगा। इसके अंतर्गत है वो कौन चीज़ सही सम्मिलित नहीं दे रखी है, तो बेकाल यूक्रेन है, ये सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन किस ऑप्शन के अंतर्गत, पहले के अंतर्गत पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए कोड को सही उपयोजित करना है। यहाँ पर जिले दिए गए हैं और प्रमुख उद्योग दिया गया है, उनको सम्मिलित करना है। तो यहाँ से देखेंगे कौन सा पहले के अंतर्गत पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक के अंदर 4 आ जाएगा। कैसे, उदयपुर का संबंध कहाँ से हो जाएगा, उदयपुर का संबंध सीसा जस्ता से हो जाएगा। और नागौर की बात करें, नागौर का संबंध सफ़ेद सीमेंट से हो जाएगा। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग है और कोटा है रसायन हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन के अंतर्गत है, एक के अंतर्गत है, तो इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के अंदर भारत की बात करें 139वां स्थान है, 149 देशों में से सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो मरु त्रिकोण की बात करें, मरु त्रिकोण के अंदर 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, लेकिन बाड़मेर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी दे रखी हैं, तो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 72,297 रुपये, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इंदिरा निधि महिला की शुरुआत है वो कब हुई थी, 18 दिसंबर 2019 को होती है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है वो कितने प्रतिशत रही, तो जनगणना 2011 के अनुसार है वो राजस्थान, भारत एवं राजस्थान के अंदर सहभागिता दर कितनी रही थी, 39.8 और 43.6, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो व्यापार जो दे रखा है व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 दे रखी है, जिसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 के अंतर्गत है वो भारत की कौन सी रैंक रही, 63, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट के अंदर मिला दिया गया था, तो रेल बजट को केंद्रीय बजट 2017-18 के अंदर मिला दिया गया था, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार है प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है, वो 4.5 लाख हो जाएगी, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत है आधार वर्ष का अर्थ क्या दे रखा है, किसका, आधार वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष का अर्थ होगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा है, तो कौन सा कथन गलत दे रखा है कि इस योजना का नारा आपनी योजना आपनो विकास है, बिल्कुल सही है। पंचायती सशक्तिकरण अभियान का नाम ही बदल करके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया, बिल्कुल भी सही है। और इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है, ये भी सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधि कार्मिकों की क्षमता पर संवर्धन है, ये ऑप्शन है गलत है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किस जिले के अंतर्गत की गई, तो ये जोधपुर के अंतर्गत है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना के क्रियान्वयन हेतु कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो नोडल विभाग है वो आयोजना विभाग को घोषित किया गया। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 84 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो है विभिन्न जिलों को सिंचाई हेतु सुविधा प्रदान करेगी। तो कौन कौन से जिले हैं वो उनको सिंचाई हेतु सुविधाएं प्रदान करेगी? तो यहाँ पर देखेंगे झालावाड़, बारां, कोटा जिला। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो गैस एवं जलापूर्ति सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2021-22 के राजस्थान के बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रतिशत योजना का कितना व्यय है? तो ये इसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है वो कौन सी है? तो अटल भूजल स्कीम के अंदर सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक। एक नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान सरकार का है वो 40%, राजस्थान सरकार का है 60% है वो केंद्र सरकार का हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो बाजार मूल्य पर के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना है? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान के अंदर है वो 2.4 फ़ारेनहाइट हुई। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है? ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा पहुंचती है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बायोगैस का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो बायोगैस का एक उल्टा पिरामिड है वो समुद्री के अंदर पाया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि माता गर्भस्थ शिशु आरएस पर रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता क्या है? माता जो है वो आरएस सहित और उसका गर्भस्थ शिशु है आरएस हीन, आरएस सहित आरएस हीन है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑब्जेक्ट जो रेशियो है के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1000p का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा 1920x1080 पिक्सेल्स हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये मनुष्य के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क को करता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो जो दुर्दम मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 98 कड़कनाथ एक किस्म है, कड़कनाथ किसकी है? किस्म मुर्गे की है, किसकी? मुर्गे की, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो यहाँ पर एमएफ हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम डॉट क्या है? तो क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो संरचना क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित हैं? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर
कहाँ पर स्थित हैं, तो एप्लीकेशन सेंटर है ये जोधपुर के अंतर्गत है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा विटामिन वसा के अंदर घुलनशील है, तो विटामिन ए और डी है ये वसा के अंदर घुलनशील है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है कि MOEMS का पूर्ण रूप है वो क्या होगा, MOMES का पूर्ण रूप क्या होगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, क्या होगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ट्राइसोमी 21 को है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है, तो जूनोटिक रोग कौन सा नहीं दे रखा है, तो ये म्यूकरमाइकोसिस है, जूनोटिक रोग नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है, न्यूनतम किसके अंतर्गत है, जैसलमेर के अंतर्गत है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का जो आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है क्या है, मीथेन। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है 111 नंबर पर कि किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, 183 है। तो इसने पूछा है कि मूलधन का मान कितना होगा, तो मूलधन का मान है वो 24,000। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। और एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा, इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2x1, 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5x1 मीटर की हैं। तो यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवारों पर रंग करवाने का जो कुल व्यय है वो कितना आएगा, तो इसके अंतर्गत कुल व्यय है वो 2055 रुपये आएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू आदर्श मंजू का पति और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश है वो राजेंद्र से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो दादा हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि एक थैली में 1 रुपये के 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 720 हो जाएगी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में 4 बसों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीकों से उसका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें से कम एक लड़की अवश्य हो, तो किस प्रकार से किया जा सकता है, 209 से। ए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 2 कथन दे रखे हैं, नीचे दिए गए कथनों को और पढ़ना है और इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सही है और उसके पीछे कारण दे रखा है कि कारण सही है या गलत है। पहला कथन दे रखा है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन है वो सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है। और कारण दे रखा है कि गलत सुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपयुक्त संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन है वो सही है, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है, तो इसके अंतर्गत है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की है वो प्रायिकता कितनी होगी, 5 अपॉन कितनी हो जाएगी, 54। 4 नंबर डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है, तो किस दिशा की ओर इशारा करेगी, तो घंटे की सुई है वो पूर्व दक्षिण की ओर इशारा करेगी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज क्षितिजों को, वृत्त शहरी को, वर्ग सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है
को प्रदर्शित करता है। शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को इसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षित नहीं है शहरी है, 11 नंबर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 उम्मीदवारों ए बी सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि ये ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे, तो इसके अंतर्गत कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसके अंदर अपन को आयत और वर्ग की कुल टोटल संख्या बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 21। इसके अंतर्गत टोटल आयत और वर्गों की संख्या बतानी है, तो टोटल आयत और वर्ग कितने होंगे, 21 हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का अध्ययन करके उत्तर देना है कि पिछले कुछ दिनों हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो पेट्रोल की कीमतों के अंदर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे, बिल्कुल सही है। और सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स है वो कम कर देना चाहिए। तुरंत टैक्स कम करना ये कोई समाधान नहीं है। सरकार को सामान्यतः जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, लेकिन पहला तर्क है वो मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए केवल तर्क फर्स्ट होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित आरेखों दे रखे हैं और उस आरेखों के अंदर बताना है कि आर किस अंक को प्रदर्शित कर रहा है। आर है वो किस अंक को प्रदर्शित कर रहा है, तो आर है वो 4 को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है, 4 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 124 नंबर, कथन और निष्कर्ष के अंतर्गत है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों में कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं, ये तो कथन है। निष्कर्ष, माता पिता पर अशिष्ट शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है, बिल्कुल सही है। और आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, तो सभी तो नहीं, इसलिए दूसरा गलत है, ये पहला सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कथन के पश्चात 2 धारणाएं दे रखी हैं, कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं, कि ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती हैं। पूर्व धारणा दे रखी है कि ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी। और सेकंड दे रखी है ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, तो इसके अंतर्गत कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है और कौन सी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्व केवल 2 है वो अंतर्निहित हो जाएगी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने का नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? ये कह रहा है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसकी वेग पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, ये नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से करनी चाहिए, सही है। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि शरीर का सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए, ये भी सही है। नहीं, ये सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं, पहला और दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत सही है, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कोड भाषा के अंतर्गत, तो इसकी कोड भाषा के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं और वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। और तो यहाँ पर बताना है कि बास्केट का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल वॉलीबॉल इसी प्रकार से इसका रिलेशन है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य हैं के बीच में समांतर माध्य है वो कितना होगा, तो समांतर माध्य यहाँ से कितना, सी ऑप्शन 78 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण, ये पाई चार्ट के अंतर्गत दे रखा है, तो आपको बताना है वो कितना,
वितरण होगा किसका? पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि कि रॉयल्टी का भुगतान है 22,950 रुपये, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है वो कितना होगा? 38,250। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ में किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, रिको के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? तो ये भालोजी गांव से प्रारंभ किया गया है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में निम्नलिखित कथन के बारे में बताना है। किसके बारे में? आपूर्ति के बारे में। तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और केवल वन सत्य है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूटों में से सही। तो सिल्वर पदक है वो दो को मिला था, एक तो रवि कुमार दहिया हो जाएगा और एक मीराबाई सानू, मतलब ए और डी है वो बी ऑप्शन के अंतर्गत है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नजीब मिकाती कौन है? नजीब मिकाती है यह लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो कौन है? जेफरी सोलिसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इटली ने किस देश को हराकर यूएफए यूरो 2020 फाइनल का किताब जीता है? तो वो इंग्लैंड को। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है, इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लो ऐप। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पुस्तक संस्कृति सनातन दीठ के लेखक कौन है? तो संस्कृति सनातन दीठ के लेखक कौन है? भंवर सिंह सामोर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा संविधान 105वां संशोधन है वो 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है धौलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? क्योंकि धौलावीरा गुजरात हाल ही में के अंदर खबरों में ये इसलिए था, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है तियानवे फेस्ट क्या है? तो तियानवे फेस्ट चीन का अंतरिक्ष यान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट है ये FAO WFP के द्वारा दोनों को साझे रूप से जारी की गई थी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 CN राव को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि नाबी MG है, नाबी MG गेहूं की एक किस्म है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो इसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पुनेवाला और मंजूषा P कुलकर्णी, चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। किस अंतर्गत? डी ऑप्शन है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजक बना? तो समापन समारोह के अंदर भारतीय खिलाड़ी कौन सा ध्वजक बना था? अवनी लेखरा हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाविना पटेल, निषाद कुमार, हरविंदर सिंह, देवेंद्र झांझरिया। तो देवेंद्र झांझरिया की बात करें, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। तो आप देखिए लास्ट 2 नंबर किस ऑप्शन के अंतर्गत है? केवल एक ही है,
तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहायता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर है वो हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? बांग्लादेश। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू है वो कब हुआ? तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश है वो 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।